सो इन द चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हम रिवीजन कर रहे हैं और आज डे 4 है। अभी तक हमने क्या क्या देखा, एक बार जल्दी से अपनी एनसीईआरटी में झांक के देख लेते हैं। क्या क्या हमने देखा। हमने सबसे पहले फोर्स के बारे में बात की। हमने देखा फोर्स क्या क्या कर सकता है, कितने टाइप के फोर्स होते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स का कंसेप्ट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट था वो हमने सीखा। फिर हमने देखा कि गैलीलियो की एक्सपेरिमेंट की हेल्प से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन ने हमको दिया इंक्लाइंड प्लेन्स की हेल्प से। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि लॉ ऑफ इनर्शिया के बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया और मास का क्या रिलेशन है हमें पता चल गया। फिर हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन किया कि हमने कहा कि जो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स की हम बात कर रहे थे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने कहा था कि इफ़ an object is at rest, it will stay at rest, and if it is moving with a constant velocity, it will keep on moving with constant velocity until unless some external unbalanced force is applied on it. और जिस एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स की बात हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में की, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने उसको इलेबोरेट किया, हमने बताया कि इसको मेजर कैसे करें। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट विच विल क्रिएट सम चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, उसकी बात हो रही है। So external unbalanced force applied on an object is directly proportional to the rate of change in momentum. What is momentum? Momentum is the product of mass and velocity of a moving object. हाँ, P equal to m into v, उसको यूज़ करके हमने mv minus u upon t से F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन F इक्वल टू ma, ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया है ना। ये डिराइव करने के बाद हमने उसके एप्लीकेशंस देखे और एप्लीकेशंस की बेसिस पे बेसिकली हमने न्यूमेरिकल्स किए। हाँ, इसमें हमने अपने न्यूमेरिकल्स इस बार हमने आपको इंटरनेट से न्यूमेरिकल करवाए थे, लास्ट टाइम यहाँ से भी करवाए थे और बाकी तमाम जितने भी न्यूमेरिकल्स हो सकते थे वो करवाए थे। अब हम बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या बात होने वाली है, देखो कि हमें ये पता है कि जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना, सबसे पहले तो हम उसे देखें कि है क्या। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि F1 इज इक्वल टू माइनस F2। व्हाट डज दैट मीन? इसका एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ कि F1 इज इक्वल टू माइनस F2? हम कहते हैं कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स F1 लगाता है और हमने उस फोर्स का नाम रख दिया एक्शन फोर्स। हाँ, समझो एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट को टक्कर मार दी, तो उसने पहले वाले ने दूसरे वाले पर फोर्स लगाया है। ऑब्जेक्ट 1 ने अगर इसको जाकर के कोलाइड किया, टक्कर मारी, तो F1 इज द एक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट, इसका नाम M1 रख दें, टू ऑब्जेक्ट M2 उस पर टक्कर मारता है। तो बदले में ये भी न्यूटन कहता है अपने थर्ड लॉ में कि ये भी उस पर जो फोर्स लगाएगा, रिएक्शन फोर्स ये भी लगाएगा, वो सेम इन मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। F1 इज इक्वल टू माइनस F2, यानी एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हाँ, हमारे फॉर्मूला में ही डेफिनेशन है, जो स्टेटमेंट ऑफ द लॉ है वो हमारे फॉर्मूला F1 इक्वल टू माइनस F2 में ही है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो इसे याद करने में तो कोई तकलीफ वैसे भी नहीं है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखते हैं। हम देख रहे थे कि आप वीडियो याद करो, हमने कितनी सारे आपको इलस्ट्रेशंस दिए थे। याद है आपको वीडियो? मेरे ख्याल से डे 8 का वीडियो देखना। हाँ, डे 7 या डे 8 का वीडियो होगा। उसमें आप देखोगे कि एक रॉकेट जो है वो प्रोपेल कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ गैसेस बहुत प्रेशर लगा रही हैं, एक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स, ऊपर की तरफ रॉकेट जा रहा है। हाँ, एक कार्ट को लेकर के एक हॉर्स दौड़ रहा है, हॉर्स इज एक्सर्टिंग फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट इज एक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, हॉर्स पर भी कार्ट पर भी, दोनों आगे चल रहे हैं। हाँ, हमारा खुद का मूवमेंट ऐसे ही होता है, हम भी बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाते हैं, दैट इज एक्शन फोर्स, और रिएक्शन फोर्स लगता है हमारी बॉडी पर जो हमको फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए आगे की तरफ बढ़ाता है। ये सब एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि F1 इक्वल टू माइनस F2 हमने बैलेंस फोर्सेस के टाइम पे देख लिया था, वहाँ और यहाँ क्या फ़र्क है। ये दोनों जो हैं ये बैलेंस फोर्सेस नहीं है। ये दोनों अलग अलग एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्सेस हैं।
F1 और F2 बराबर हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हैं, लेकिन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर लग रहे हैं। बैलेंस फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट पर लगते थे। ये बात हमने शुरू में भी की थी और मैंने कहा था बाद में भी हम थर्ड लॉ पढ़ेंगे तब याद करेंगे। तो ये जो है बहुत सारे एग्जांपल्स इसके हम देख रहे थे कि किसी कोई स्विमर जब स्विम करता है तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में वाटर को पुश करता है और मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में वो वाटर पर एक्शन फोर्स लगाता है, इस वजह से रिएक्शन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में उस पर लगता है और वो आगे की तरफ मूव करता है। हाँ, बर्ड्स भी इसी प्रिंसिपल पर फ्लाई करते हैं, वो भी एयर को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्शन फोर्स लगा करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स की हेल्प से मूव करते हैं। हाँ, कितने सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप जितना पीछे रबर बैंड को खींचोगे छोड़ने पर उतना ही आगे जाएगा। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन का जो सबसे बढ़िया एप्लीकेशन है दैट इज to justify the law of conservation of momentum. What is the law of conservation of momentum? हम सबसे पहले तो इसे समझेंगे और फिर उसके बाद उसको डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ थर्ड लॉ। थर्ड लॉ और सेकंड लॉ दोनों की हेल्प लेना पड़ेगी। दोनों की हेल्प लेकर के हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जस्टिफाई करेंगे। मोमेंटम तो समझ गए ना आप, P दैट इज M इंटू V। मोमेंटम तो ये होता है। अब किस मोमेंटम की बात हो रही है, एक एग्जांपल लेकर के बात करेंगे कि देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स। हमने कहा था कि दो ऑब्जेक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हों अगर इन सच अ वे, जैसे इसका मास है m1, इसका मास है m2, इट इज मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड इट इज मूविंग इन another initial velocity u2 where u1 is greater than u2. they are moving on the same line, same path पे दोनों चल रहे हैं। तो अगर ये तेज़ चल रहा है ये धीरे चल रहा है तो ये इसको कभी ना कभी जा कर के टक्कर मार देगा। इसने इसको टक्कर मार दी यहाँ पर। हाँ, दिस इज कॉल्ड कॉलिजन। टक्कर लग गई। टक्कर लगी तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, M1 ने M2 पर फोर्स लगाया F1, बदले में M2 ने M1 पर एक फोर्स लगाया F2। F1 इज एक्शन एंड F2 इज रिएक्शन। बोथ आर इक्वल अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बोथ मस्ट बी इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ऐसा ही है। F1 फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, M1 ने लगाया M2 पर, तो M2 बैकवर्ड डायरेक्शन में F2 लगा रहा है M1 पर। तो दोनों का डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट है और दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर है। तो खैर टक्कर लग गई, फिर ये वापस चलने लग गए। हाँ, इन द सेम डायरेक्शन ये चलने लग गए। टक्कर के बाद में ऐसा नहीं कि वो जुड़ ही गए, जुड़ भी सकते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं जुड़े। M1 M2, अब वेलोसिटीज बदल गई उनकी, पहले U1 U2 थी, अब V1 V2 हो गई। हाँ, तो दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, सिस्टम मतलब जिसमें ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं केवल और बाकी चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा है, फ्रिक्शन ऑफ द सरफेस, फ्रिक्शन ऑफ एयर, ये सबको इग्नोर करके हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं। आइसोलेटेड सिस्टम कह रहे हैं हम उसको। एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मासेस m1 एंड m2 हैव सम टोटल मोमेंटम दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2। अगर इन दोनों का एक सिस्टम मान लें हम कि ये और ये दोनों इनका एक सिस्टम है, तो उस सिस्टम का टोटल मोमेंटम कितना है, इसका मास और इसका मोमेंटम दोनों को ऐड कर दो, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन बिफोर कॉलिजन। टक्कर लगने से पहले टोटल मोमेंटम इतना था, टक्कर लगने के बाद टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा? आफ्टर कॉलिजन टोटल मोमेंटम वुड बी m1 v1 प्लस
m2v2 हो जाएगा कि नहीं? हाँ, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन हमने लिख लिया। तो अभी क्या होगा, ये लॉ कहता है कि दिस इज ऑलवेज इक्वल टू दिस, ये दोनों बराबर होते हैं। हमारा लॉ ये कह रहा है टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कॉलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ थर्ड लॉ F1 equal to minus F2 and with the help of second law also, that is F equal to external unbalanced force equal to mv minus u upon t, हम इसको जस्टिफाई करेंगे, हम इसे डिराइव करेंगे, प्रूव करेंगे कि क्या ये बात सही है। ऐसे ही तो नहीं लिख दी, ऐसा तो नहीं है कि अज्यूम कर लिया, नहीं, हम इसको प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए हमको थर्ड लॉ ऑफ मोशन ले करके फ्रॉम दिस सिचुएशन, और उसमें जो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्सेस F1 एंड F2 हैं उनके वैल्यूज़ अलग अलग लिख करके, और फिर हम इस फॉर्मूला में F1 इक्वल टू माइनस F2 में डाल करके इसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ थर्ड लॉ का एप्लीकेशन है ये कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को जस्टिफाई करने के लिए काम में आता है ना। और जैसा कहते हैं ना कि ये तो बिल्कुल इसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, मतलब ये बिल्कुल हर प्रैक्टिकल सिचुएशन में ट्रू साबित होता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है। तो देखें क्या हो रहा है बेसिकली कि पहले तो F1 F2 को समझ लो आप, है ना। F1 इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट 1 हैविंग मास m1 ऑन द अदर ऑब्जेक्ट। तो ये फोर्स क्या है, जो फोर्स इसने उस पर लगाया है वो फोर्स है क्या, वो फोर्स है इस फोर्स, तो F1 जो है वो m1a1 होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है इसका, पहले चल रहा था u1 वेलोसिटी से, अब टक्कर के बाद चलेगा v1 वेलोसिटी से। हाँ, टाइम तो जो लगाए वो लगाए, तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F1 इज इक्वल टू m1 v1 माइनस u1 अपॉन t, बोल सकते हैं कि नहीं, है ना। फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने फोर्स लगाया हुआ है तो उसका मास, उसकी वेलोसिटीज़ की बात होगी। हाँ, और फिर क्या होगा कि F1, इसको थोड़ा सा हम इलाबरेट ऐसे कर लें कि F1 इक्वल टू, लेट मी चेंज द कलर तो आपको अलग से दिख जाएगा, F1 इक्वल टू m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन टी। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दिया। सिमिलरली जो हमारा यहाँ पर F2 है, ये वाला फोर्स, रिएक्शन फोर्स जो m2 ने लगाया हुआ है इस पर m1 पर, वो इसका मास इंटू इसका रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा। तो F2 क्या होगा, यानी रिएक्शन फोर्स क्या होगा, m2 इंटू a2 इज v2 माइनस u2 अपॉन t, और हम लिख सकते हैं कि जो F2 है दैट इज ब्रैकेट ओपन करके m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन t। ये दो वैल्यूज हमको F1 और F2 की जो मिल गई है रेड कलर से, जो हमको दो दिख रही है, इसको हम डाल देंगे इस फॉर्मूला में। F1 की जगह ये रख दो और F2 की जगह ये रख दो। तो रखने के बाद क्या होगा, देखो F1 की जगह हम लिख रहे हैं m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन t इक्वल टू, इस फॉर्मूला में माइनस पहले लिखो, फिर F2 की वैल्यू डाल दो। F2 की वैल्यू क्या है, m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन t। तो ये t से तो t काट दो, ये तो खत्म। m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू, अब इस ब्रैकेट को ओपन करो तो m2 v2 माइनस का हो जाएगा जो अंदर प्लस का है,
और m2u2 प्लस का हो जाएगा जो अंदर माइनस का है, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो मैं वो प्लस वाला पहले लिख रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ कि m2u2 माइनस m2v2। अब माइनस वाले जो हैं उनके साइड बदल दो, तो ये माइनस m1u1 उधर जाएगा तो प्लस m1u1 हो जाएगा, इधर गया प्लस m1u1 हो गया, और यहाँ पर m2u2 को पड़ा रहने दो जहाँ था, प्लस m2u2 पड़ा था यहीं पे, यहीं रहने दो। माइनस m2v2 को उठा के इधर रख दो, m1v1 जैसे पड़ा था वैसे ही पड़े रहने दो, m1v1 उधर से m2v2 आया प्लस का हो गया, प्लस m2v2। अब इन दोनों की जगह बदल दो, इसे उठा के इधर रख दो, इसे उठा के, अरे यार, इसे उठा के इधर रख दो, बदल, ऐसा जगह तो बदल सकते हैं ना अपन। तो ये हो गया हमारा जस्टिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कॉलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कॉलिजन। कितना सिंपल है, 3 स्टेप्स में हो गया। ये वैल्यूज जैसे ही आपने इसमें डाली, बस टी काट करके और अदला बदली कर दिया, ये हो गया 1 2 3 स्टेप में ख़त्म। एक्चुअली तो 2 ही स्टेप है, ईजी है। और एमसीक्यू भी बनता है इसमें से, तो बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं। कंसेप्ट क्लैरिटी होगी तो एमसीक्यू आपको ईजी पड़ेंगे। हाँ, जहाँ तक बात है न्यूमेरिकल की कि कहीं हमको एमसीक्यू में न्यूमेरिकल ना पूछ लिया जाए, इसका डर बना हुआ है किसी को, तो कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड तो बड़ा ईजी आता है, बड़ा प्रैक्टिकल है। हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से बहुत चीज़ें सीखी, हाँ, कि जब 2 चीज़ें आपस में टकरा जाती हैं, जैसे इस तरह की कोई भी चीज़, ये सब एक्शन रिएक्शन पर बेस्ड ही तो है। हाँ, मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ ये वाले न्यूमेरिकल्स, जिसमें हमने कहा कि अ गर्ल ऑफ मास 40 kg जम्प्स विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ऑन टू अ स्टेशनरी कार्ट। चलो इसको कर लेते हैं। हाँ, ये एग्जाम्पल जो हमारा है इसको हम फिर से सॉल्व कर लेते हैं इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए। मतलब यही तो हमारा है, वो ये जो है ये फॉर्मूला हमको यूज़ करना है इन सब में। तो उसके लिए हमको जो गिवन होता है उसको गिवन लिखने का तरीका हमने एक देखा था कि जब भी गिवन लिखो ऐसे लिखो कि 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो न्यूमेरिकल होगा उसमें 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे, एक का मास m1 होगा, दूसरे का m2 होगा। दोनों की वेलोसिटीज़, इनिशियल वेलोसिटीज़ u1 या u2 होगी। हो सकता है दोनों में से कोई रेस्ट पर हो सकता है दोनों रेस्ट पर हो। दोनों रेस्ट पे तो नहीं होंगे, खैर एक कम से कम, नहीं तो टक्कर कैसे लगेगी। अगर कॉलिजन का केस है तो हम इसी तरह से इसको देखेंगे। तो आप देखो कि इसमें क्या होगा कि हमने समझो गर्ल ऑफ मास 40 kg जम्प्स विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ऑन टू अ स्टेशनरी कार्ट। तो गर्ल का और कार्ट का जो भी क्वांटिटीज़ हमको यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ दी हुई हैं वो सब अलग अलग लिखते हैं कि गर्ल का मास m1, कार्ट का मास m2, गर्ल का इनिशियल वेलोसिटी u1, कार्ट की इनिशियल वेलोसिटी u2, और फिर फाइनल वेलोसिटी वो पूछ रहे हैं स्टेशनरी कार्ट के ऊपर ही जंप कर गई तो फाइनल वेलोसिटी सेम भी हो जाए। व्हाट इज़ द वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग। लड़की कार्ट के ऊपर ही कूद गई और कार्ट चलने लग गई तो कंबाइंड वेलोसिटी का केस हो गया है। तो v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v हमें पता करना है। तो m1 इज़ 40 kg। हाँ, अ गर्ल ऑफ मास 40 kg दिया है हमको, जम्प्स ऑन टू कार्ट का, स्टेशनरी कार्ट, कार्ट का द मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg। सब आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऐसा फ्रेम बना लो। गर्ल वॉज मूविंग with a speed of initial velocity of 5 meter per second onto a stationary cart with frictionless wheels। stationary मतलब velocity 0। तो assume that there is no external unbalanced force working in the horizontal direction। हम तो ये कह रहे हैं कि what is her velocity as the car starts moving, ये पता लगाना है। वैल्यूज़ डाल दो हमारे, यही है ना हमारा जो फॉर्मूला है
क्या फॉर्मूला है, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ पर v1 और v2 बराबर है, तो v1 का भी वैल्यू v है और v2 का वैल्यू भी v है। अब v निकाल देना है आपने बस, तो आप v1 और v2 का ये हटा दोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, और फिर यू कैन टेक v कॉमन एंड m1 प्लस m2 कर सकते हो। तो जब भी इस तरह से कंबाइंड वेलोसिटी निकालनी होती है, दो ऑब्जेक्ट टकरा करके एक दूसरे के साथ में जुड़ गए और फिर चल रहे हैं, इसको कंबाइंड वेलोसिटी बोलते हैं, कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। जब भी इस तरह से निकालनी होती है तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है कि एक फॉर्मूला बना लो, v इक्वल टू, इससे हमको एक फॉर्मूला मिल गया m1 u1 प्लस m2 u2, तो एज इट इज है डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब सारी वैल्यूज आपके पास है, कैलकुलेशन जो होगा वही आपके, मैंने v1 लिख दिया यहाँ पे, इसको v लिखते हैं केवल, है ना। कंबाइंड वेलोसिटी v, वही v1 है वही v2 है। चलो m1 क्या है, 40 है, 40 इंटू u1 इज 5 प्लस m2 इज 3, u2 इज 0, m1 प्लस 40 प्लस 3 ना, m1 प्लस m2 इज 40 प्लस 3 दैट इज 43। तो क्या बना, 200 प्लस 0, 3 इंटू 0 इज 0, 40 प्लस 3 इज 43, हाँ 200 अपॉन 43। डिवाइडेड बाय 43, 4.65 आपका आंसर आएगा। 4.65 क्या है ये, कंबाइंड वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। हाँ, दे विल मूव विद द कंबाइंड वेलोसिटी 4.65 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू प्लस में आई है, मतलब इन द डायरेक्शन इन विच द गर्ल वॉज मूविंग। सोचो कि कार्ट खड़ी हुई है, गर्ल हैज जम्प्ड ओवर इट विथ 5 मीटर पर सेकेंड, तो जिस डायरेक्शन में लड़की जा रही है स्टेशनरी कार्ट उसी डायरेक्शन में चलेगी, और दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे विद अ स्पीड ऑफ 4.65 मीटर पर सेकेंड। और सीखने की बात यह है कि लड़की तो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चली थी और कार्ट रुकी हुई थी, तो जिस स्पीड से वो भागी थी उससे कम स्पीड में चल रही है। वो दोनों मिल करके कंबाइंड वेलोसिटी उसकी दोनों की उससे 5 मीटर पर सेकेंड से कम है। हाँ, यही था आंसर हमारा, यस, प्लस 4.65 मीटर पर सेकेंड। दिस प्लस इज इंपॉर्टेंट। द गर्ल ऑन कार्ट वुड मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 4.65 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन इन विच द गर्ल जम्प्ड। लड़की जिस डायरेक्शन में गई, दिस इज द सिचुएशन। सीखने की बात यही है कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, है ना। तो ये सब आपको इसीलिए डिपिक्ट किया गया है। ये दूसरा जो एग्जांपल था कि दो आए प्लेयर्स और आके हॉकी प्लेयर्स टकरा गए, 60 kg वाला 55 kg वाला ऑपोजिट डायरेक्शन से आए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 5 मीटर पर सेकेंड 6 मीटर पर सेकेंड। हाँ, इसे भी देखते हैं, इसे भी देखते हैं, है ना। ये है 2 हॉकी प्लेयर्स ऑफ ऑपोजिट टीम्स, है ना। हॉकी की तो आजकल वैसे भी बहुत बात हो रही है ना। ओलंपिक में मेडल आया बड़े दिन बाद, तो हॉकी का क्वेश्चन तो आपको कर ही लेना चाहिए, है ना। बोलो, m1 m2 लिख दें, वैसे ही सारी पहले फ्रेम बना दें। ये आदत डाल लो, m1 m2 दो प्लेयर्स हैं, एक का मास m1 दूसरे का m2, एक की इनिशियल वेलोसिटी u1 दूसरे की u2, तीसरे की इनिशियल वेलोसिटी v1 या फाइनल वेलोसिटी v1 और v2। वैसे यहाँ पे भी कंबाइंड वेलोसिटी ही पूछी गई है। क्वेश्चन देख लें एक बार दोबारा से। 2 हॉकी प्लेयर्स ऑफ ऑपोजिट टीम्स while trying to hit a hockey ball on the ground collide and immediately become entangled। तो entangled हो गए तो इनकी आफ्टर collision वेलोसिटी कंबाइंड वेलोसिटी होगी। entangled हो गए मतलब आपस में उलझ गए। वन है, मैंने आपको इंटेंगल होने का एक क्रिकेट का एग्जांपल दिया था। एक बॉल को पकड़ने के लिए 2 बंदे टकराए और फिर गिर गए, है ना। और अच्छा एग्जांपल था, इनफैक्ट हमने उसको बोर्ड पे सॉल्व भी किया था। तो आप देखो उस टाइम का, मेरे ख्याल से डे 8 में ही होगा वो भी।
One has a mass of 60 kg and was moving with the velocity 5 meter per second, while the other has a mass of 55 kg and was moving faster with the velocity 6 meter per second towards the first player. This is the catch. हाँ, आप इसको पॉज करो, मैंने आपको ये पहले भी करवाया हुआ है, लेट अस सी, आप खुद देखो आप अपने आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। इसे पॉज करो और डू इट, और फिर उसके बाद नहीं होता है तो मैं तो सॉल्व करवा ही रहा हूँ। तो इनकी वैल्यूज डाल रहे हैं भाई अपन। M1 60 kg, M2 55 kg। 60 kg वाला was moving with the velocity of 5 meter per second, 55 kg वाला was moving with the velocity of 6 meter per second, और V1 और V2 दोनों V हैं, कंबाइंड वेलोसिटी हो जाएगी। तो कंबाइंड वेलोसिटी में आपको वही फॉर्मूला लगा देना जो आपने पिछली बार लगाया, V इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। कैसे आया? ऐसे आया, हाँ, कि हमने लिखा तो ये था, लेकिन M1V M2V तो V कॉमन लिया, M1 प्लस M2 को इसके नीचे डाल दिया, V इक्वल टू दिस। तो यही हमने यहाँ लिखा है, देख लो आप। तो अब वैल्यूज डाल दो इन सबकी। ध्यान रखो, मैंने एक यहाँ पर गिवन लिखने में एक गलती की है। हाँ, आप में से जो इस गलती को पकड़ चुका है उसको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि अनदर प्लेयर other has a mass of 55 kg and was moving faster with a velocity of 6 meter per second towards the first player. In which direction and with what velocity will they move after they become entangled? किस डायरेक्शन में जाएंगे? तो आप देखो, इसको मैंने दोनों को प्लस में ले लिया है, इसका मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। ये गलत हो गया। मुझे यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसको प्लस ले रहा हूँ तो दोनों में से एक को माइनस लेना पड़ेगा। अगर मैंने इसको प्लस लिया है कि ये ऐसे आ रहा है, तो दूसरा वाला अगर सामने से आ रहा है और इंटेंगल हो रहा है, तो सामने से आने वाले की वेलोसिटी जो है, विच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, हमको उसका साइन लगाना पड़ेगा, अपोजिट लेनी पड़ेगी, सेम डायरेक्शन में भाग नहीं रहे दोनों। अब ये परफेक्ट है, अब हमारा आंसर निकलेगा। अगर हम ये माइनस नहीं लगाते तो हमारा आंसर गलत हो जाता। तो अब देखो, M1 की जगह हम लिख रहे हैं 60 इंटू U1 की जगह हम लिख रहे हैं 5 प्लस M2 की जगह 55 और U2 की जगह हम लिख रहे हैं -6 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 55। तो 300। अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि वो 55 इंटू -6 है, तो माइनस यहाँ मैं पहले लिख दूँ 300 माइनस 330 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 55 कितना हुआ? 105, 105। ऐसा ही हुआ, 105 नहीं, 115 हुआ, 115 हो गया ना। 60 प्लस 50 इज 110 प्लस 5, तो 115 हो गया। तो 300 माइनस 330 इज -30 अपॉन 115। तो इसे कैलकुलेट कर लें। थर्टी डिवाइडेड बाय 115 वुड बी 0.26। 0 माइनस का, ये माइनस तो रहेगा ना, -0.26 मीटर पर सेकंड। बड़ी मामूली स्पीड है, ऑब्वियसली बहुत तेज तो भागेंगे नहीं, दोनों उलझ जाएंगे आपस में तो, लेकिन -26 मीटर पर सेकंड वो जो 55 kg वाला जिस डायरेक्शन में दौड़ रहा था उसकी डायरेक्शन में, दैट इज इम्पॉर्टेंट। हाँ, कैसे पता कि इसकी वेलोसिटी भी माइनस में थी और आंसर भी माइनस में आया है? तो जिस वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में 55 kg वाला प्लेयर दौड़ रहा था, यानी ये वाला जिस डायरेक्शन में दौड़ रहा था उस डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, ऐसा हमको पता चला। देखो आंसर यही आया, -0.26 मीटर पर सेकेंड, -30 अपॉन 115। सो दस द
two entangled players would move with velocity 0.26 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ना, अब हम राइट टू लेफ्ट ऐसे बोल रहे हैं, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड प्लेयर वाज मूविंग बिफोर द कॉलिजन, सेकंड प्लेयर इसको बोल रहे हैं, है ना। तो ये टकराया और टकरा करके इसके डायरेक्शन में चले, हल्का सा स्पीड है 0.26 मीटर पर सेकेंड, प्रैक्टिकल बात है। और तीसरी तरह की बात इसमें जो हुई थी कॉलिजन्स वगैरह के अलावा, उसके अलावा हमारी बात हुई थी जो पिस्टल चलती है, हाँ, रिकॉइल वेलोसिटी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द कॉइल ऑफ द राइफल, सॉरी नॉट कॉइल। तो इसको देखें, अरे भाई रिकॉइल वेलोसिटी में राइफल का वेलोसिटी हमेशा माइनस में आएगा, ये बात ध्यान रखना, है ना, क्योंकि बुलेट आगे चलता है, राइफल बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इसको भी हम इसी फॉर्मूला से करते हैं, फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास, अब एक तो हो गया राइफल और एक हो गया बुलेट, हाँ। अब जो मर्जी पहले लिख लो, बुलेट हल्का आपको लगता है कि बुलेट को हमको पहले लिखना है, वो लिख लो, जो मर्जी आप चाहे कर लो, लेकिन इनिशियल वेलोसिटीज़ दोनों की ज़ीरो रख रहे हैं हम, क्योंकि हमें ऐसा क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ कि गन इज़ मूविंग बिफोर या राइफल इज़ मूविंग। तो मैं पहले जब क्वेश्चन करवाया था तो मैंने राइफल को वहाँ रखा था, बुलेट को यहाँ रखा था। अब इसका उल्टा कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। M1 राइफल का मास, राइफल ऑफ मास 4 kg, बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, बुलेट का मास 50 ग्राम यानी 50/1000, हाँ, मतलब 0.05 kg। किलोग्राम में तुरंत बदल दो ग्राम को, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी जब तक आपको कहा ना जाए ज़ीरो लेना है, हाँ। अगर आपको कोई स्पेसिफिक स्पीड बताई हुई है जिससे राइफल ऑलरेडी चल रही है, जैसे कि जो राइफल मैन है वो जीप में बैठा हुआ और जीप चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से, तो अलग बात है। लेकिन फिर बुलेट की भी वही इनिशियल वेलोसिटी होगी जो कि गन की होगी, क्योंकि गन के साथ बुलेट भी तो चल रहा है ना। तो फिर अगर वो समझो 5 मीटर पर सेकंड है तो वो भी 5 मीटर पर सेकंड होगी। और फाइनल वेलोसिटी V1, अभी ये हमको पता करनी है। V2 जिससे वो फायर किया 35 मीटर पर सेकंड हमको दिया हुआ है ना। तो सिंपल फार्मूला हमारा वही लग जाएगा, क्या, M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। क्या लगा, M1U1 4 × 0, M2U2 जो भी है 0.05 × 0, 0.05 kg है ना वो, इंटू 0। M1 इज़ 4 × V1 इज़ पता ही नहीं हमको, है ना, V1 ही लिख देते हैं यहाँ पे, प्लस M2 इज़ 0.05 × V2 इज़ 35। तो देखो इसका पॉइंट हटा के यहाँ पे 100 ले लें, और ये आपका, इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ, 5 × 35 यानी 105, नहीं 175 है ना, 175/100, इसको हम 1.75 लिख सकते हैं, हाँ। 4V1 प्लस 1.75 इक्वल टू 0। ये तो 0 है, ये भी 0, ये भी 0, तो 0। तो मैं 1.75 को अगर उस साइड लेके जाऊंगा तो वो माइनस का हो जाएगा कि नहीं, तो आई कैन राइट 4V1 इक्वल टू -1.75 और V1 इक्वल टू -1.75 इंटू डिवाइडेड बाय 4। तो माइनस, अभी ये माइनस पहले ही लिख दें, 0.16 12 20 और ये
माइनस 0.4375 मीटर पर सेकेंड। बहुत कम स्पीड है ना, तो गन बहुत तेज़ स्पीड से पीछे आएगी भी नहीं, है ना, राइफल है। और बुलेट क्योंकि बहुत तेज़ चला भी नहीं था, 35 मीटर पर सेकंड बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं है बुलेट के हिसाब से। हमें क्वेश्चन में जैसा दिया गया उसी हिसाब से हमारा आंसर आया है। तो बच्चों फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो है उसमें कुछ नहीं है, बस यही सब है ना। आप देखो ये किया आपने तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। हाँ, देखें कि what you have learnt. First law of motion, an object continues to be in a state of rest or of uniform motion along a straight line and unless acted upon by an unbalanced force, external unbalanced force जो हम बोलते हैं। The natural tendency of objects to resist a change in their state of rest or of uniform motion is called inertia. The mass of an object is measure of its inertia only. Its SI unit is kilogram. Force of friction always opposes motion of object. Second law of motion, the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of the force. The SI unit of force is kg meter per second square. This is also known as Newton and represented by the symbol N. A force of 1 Newton produces an acceleration of 1 meter per second square on an object of mass 1 kg. The momentum of an object is the product of its mass and velocity and has the same direction as that of the velocity. Its SI unit is kg meter per second. Third law of motion, to every action there is an equal and opposite reaction and they act on two different bodies. In an isolated system where there is no external force, the total momentum remains conserved. बस, तो आपका ये चैप्टर का रिवीजन यहाँ पे कंप्लीट होता है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सटेंसिवली वर्ड बाय वर्ड पढ़ लो। फिर भी कोई क्वेरी है, कोई चीज़ ठीक से समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।